गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। ये मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर का ये लास्ट पार्ट है। बर्जर ने 1926 में सर्वप्रथम मानव मस्तिष्क में उत्पन्न हो रही तरंगों का सफलतापूर्ण मैपिंग की थी। इस टेक्निक को ईईजी का नाम दिया गया है। मस्तिष्क मैप्स के जो उपलब्ध होने पर ईईजी पर विद्युत तरंगों के रिकॉर्डिंग में परस्पर संबंध स्थापित कर अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तनों को भी मापा जा सकता है। इस तकनीक में अचेत अवस्था में मानव की स्कल में छिद्र कर सूक्ष्म इलेक्ट्रोड इम्प्लांट कर दिया जाता है। इस क्रिया में रोगी को पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि ये क्रिया अत्यंत रिफाइंड टेक्निक्स द्वारा की जाती है तथा वैसे भी मस्तिष्क में पीड़ा या पेन रिसेप्टर्स एब्सेंट होते हैं। इसके उपरांत इलेक्ट्रोड्स को ईईजी मशीन के तारों द्वारा जोड़ देते हैं। मस्तिष्क में विभिन्न क्रियाओं के प्रति उत्पन्न आवेगों को मशीन के स्क्रीन पर देखा जा सकता है या कागज पर, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, की भांति प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार का प्राणी का व्यवहार, प्रभावित भाग आदि का अध्ययन इजीली किया जा सकता है। हैस नामक वैज्ञानिक ने 1920 में इस संदर्भ में कार्य कर बड़ी सफलता प्राप्त की। उन्हें 1945 में इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, क्योंकि ये तकनीकें रोगियों में मानसिक रोगों के निदान करने तथा उपचार करने में अत्यंत इम्पोर्टेंट सिद्ध हुई। ये है स्कल के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। तंत्रिकीय कार्य प्रयोगों के दो विभिन्न भागों में संपादित किया जाता है। प्रथम भाग के अंतर्गत एक सामान्य जंतु के विभिन्न विद्युत आवेगों का चित्रण किया जाता है। सामान्यतः 4 नीचे दी गई प्रकार की जो इलेक्ट्रिकल वेव्स निकलती हैं ब्रेन से। पहली है अल्फा वेव्स। प्राणी के आरामदायक एवं शांत मुद्रा की स्थिति में मस्तिष्क के ऑक्सीपिटल एवं पैराइटल लोब्स के द्वारा ये वेव्स प्राप्त की जाती हैं। ये केवल जागृत अवस्था में उत्पन्न होती हैं। दूसरी हैं बीटा वेव्स। सामान्य सोच विचार की अवस्था में ये वेव्स उत्पन्न होती हैं, जिन्हें ब्रेन के फ्रंटल लोब के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तीसरी प्रकार की वेव्स हैं थीटा वेव्स। इन्हें नींद की प्रारंभिक अवस्था में मानसिक तनाव की स्थिति में ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब से प्राप्त किया जाता है। चौथी प्रकार की वेव्स होती हैं डेल्टा वेव्स। गहरी निद्रा में डेल्टा वेव्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है। बच्चों में या शिशुओं में ये जागृत अवस्था में उत्पन्न होती हैं। व्यस्त की जागृत अवस्था में यदि ईईजी में ये प्राप्त होती हैं तो उसमें मानसिक विकार की संभावना व्यक्त की जाती है। दूसरे भाग में जंतु की विभिन्न अवस्थाओं में अभिव्यक्त परिवर्तित व्यवहारों के विद्युत आवेगों का चित्रण करते हैं एवं इन दोनों को कंपेयर करते हैं। एक अन्य तकनीक के अंतर्गत मस्तिष्क के विशेष भागों को स्टिमुलेट करने के उपरांत विद्युत आवेगों का एनालिसिस कर स्टडी किया जाता है। ये अल्फा वेव्स का, बीटा, थीटा और डेल्टा वेव्स का डायग्राम्स बताया हुआ है। रेस्ट में, स्लीप में, डीप स्लीप में। इस संदर्भ में व्यवहार को समझने हेतु 2 उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। बिल्ली के मस्तिष्क के डायन्सफेलन भाग के विशिष्ट केंद्र को स्टिमुलेट करने पर इसमें शिकार करने की जो प्रवृत्ति होती है ये बढ़ जाती है। कबूतर के ब्रेन स्टेम को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट करने पर इसमें डरने एवं लैंगिक व्यवहार की प्रवृत्ति देखी गई। जैकोब्सन के अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन्हें उद्दीपित करने पर प्राणी को खुशी की अनुभूति होती है, जबकि कुछ अन्य भागों को स्टिमुलेट करने पर इनमें उदासी की हालत में देखा गया। परंतु उदास व्यक्तियों के मस्तिष्क के विभिन्न भागों को स्टिमुलेट करने पर उन्हें सामान्य अवस्था में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इस संपूर्ण प्रक्रिया में कुछ साइड इफेक्ट्स को पूर्ण रूपेण हटाना संभव नहीं है।
वॉन सेंट पॉल और वॉन होल्स्ट नामक वैज्ञानिकों ने बिल्लियों के मस्तिष्क में के विभिन्न भागों को उत्तेजित कर उन्हें सोने हेतु प्रेरित किया। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। इसी प्रकार का एक प्रयोग के अंतर्गत मिर्गी रोगी, जिसको एपिलेप्सी कहते हैं, पीड़ित एक मरीज के मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों में इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट करने के उपरांत इन्हें एक सूक्ष्म यंत्र द्वारा जोड़ दिया गया। इसके बाद इस मरीज को निरंतर ये जो इक्विपमेंट था या मशीन थी अपने पास ही रखने एवं दौरा पड़ने से पूर्व आभास, मतलब पहले से लग रहा है कि दौरा पड़ सकता है, इसके बटन को दबाने की सलाह के साथ संभला दिया गया। जैसे ही इस मरीज को मिर्गी का दौरा पड़ने की आशंका लगती, ये यंत्र के बटन को दबा देता और इस प्रकार मस्तिष्क के विभिन्न भागों के निश्चित भागों के स्टिमुलेट हो जाने के फलस्वरूप इसे इस प्रकार का दौरा नहीं पड़ा। ये एक एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद आती हैं न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स। लंबे समय से तनाव से मुक्ति पाने, पीड़ा को कम करने अथवा नींद के लिए मानव अनेकों औषधियों, नशीले पदार्थों जैसे अल्कोहल, हशीश, भांग, ओपियम, चर्च इत्यादि का प्रयोग करता है। चिकित्सा विज्ञान में साइकोटिक औषधि के रूप में इस प्रकार की जो मानसिक औषधियाँ या साइकोटिक ड्रग्स हैं, जैसे ट्रैंकुलाइजर्स जो शांत करते हैं एवं सीडेटिव्स का प्रयोग सबसे नवीन है। इसके अतिरिक्त कुछ केमिकल कंपाउंड्स, एग्जाम्पल के लिए LSD, जिसे लाइसर्जिक एसिड कहते हैं, की खोज की गई है, जो प्राणी के मस्तिष्क की विभिन्न अवस्थाओं को स्टिमुलेट कर सकते हैं। वास्तव में ग्रहण किया गया नशीला पदार्थ, एग्जाम्पल के लिए अल्कोहल या अफीम, एब्जॉर्ब होने के उपरांत रक्त में पहुंच जाता है। रक्त के द्वारा ये मस्तिष्क में पहुंचता है। यहाँ पर स्पेसिफिक टिश्यूज़ के संपर्क में आने पर मानव सूखाभास करता है। इस प्रकार अनेकों प्रयोगों के द्वारा नशीले पदार्थों को उचित तकनीकों के द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं को विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्रों से जोड़ा जाता है। आराम की मुद्रा, सुखावास अथवा निद्रा से संबंधित क्षेत्रों को ज्ञात कर अनेक प्रकार के रोगों की चिकित्सा की जाती है। इस प्रकार की जो ड्रग्स हैं को मौखिक रूप से के अतिरिक्त इंट्रापेरिटोनियली, इंट्रामस्कुलरली और सबक्यूटेनियसली इंजेक्टिबल विधि से प्राणी के शरीर के अनेक रूट से प्रवाहित किया जा सकता है एवं इनके द्वारा प्रदत्त स्थानिक प्रभाव का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए फिशर ने प्रदर्शित किया कि सूक्ष्म मात्रा में लैंगिक हार्मोनों को यदि हाइपोथैलेमस के विशिष्ट क्षेत्रों में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो प्राणियों में लैंगिक एवं पैतृक व्यवहार की अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार सिनेप्सिस के मध्य भी तंत्रिका आवेग का प्रवाह विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटर्स की सहायता से ही संभव हो पाता है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी ज्ञात हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के प्रभाव को देते हैं। उदाहरण के लिए यदि एग्रेशन के व्यवहार को या गुस्से के व्यवहार को प्रदर्शित करने वाला मस्तिष्क के विशिष्ट भाग को एंटी ट्रांसमीटर द्वारा स्टिमुलेट किया जाए तो इससे गुस्सा या उग्रता का व्यवहार खत्म हो जाता है या पूर्ण रूप से विलोपित हो जाता है। मस्तिष्क की विभिन्न प्रणालियां संचरण के कंडक्शन में उपस्थित हार्मोनों की सूक्ष्म मात्रा द्वारा भी प्रभावित होती हैं। मिशेल ने एक प्रयोग में बिल्लियों के मस्तिष्क में सूक्ष्म मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन प्रभावित करने के उपरांत उनमें जो हीट पीरियड है में ना होने पर भी उसमें संभोग क्रिया हेतु आकर्षित होते देखा। अनेक कंपाउंड्स जैसे हिस्टामिन, एड्रेनालिन, ग्लूटामिन, सेरोटोनिन इत्यादि जंतुओं की कार्यकीय अवस्थाओं में परिवर्तन लाकर इनमें व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इन्हें फिजियोलॉजिकल एजेंट्स भी कहते हैं।
सामान्यतः ये प्राणी के शरीर में उपस्थित होते हैं, परंतु यदि इन्हें एक्सटर्नल सोर्स से प्राणी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है तो ये ड्रग्स श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। जंतुओं में ट्रैंक्विलाइजर्स, उदाहरण के लिए क्लोरप्रोमाज़िन, इंजेक्ट करने के उपरांत इनके पुरस्कार एवं दंड दोनों ही क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप जंतु की स्टिमुलेशन की प्रति अभिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता में कमी आती है। ये प्राणी की उग्रता, उत्साह व संवेदनशीलता में कमी लाते हैं। अतः इस प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं, हाइपोथैलेमस एवं उससे जुड़े हुए भागों की क्रियाओं को कम कर जंतु के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। खिलाड़ियों में इस प्रकार की नशीली औषधियों का अत्यधिक प्रचलन है। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि उसको डोपिंग टेस्ट में बाहर कर दिया गया। स्टिमुलेंट्स मानव में अति उत्साह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए कैफीन इनकी क्षमता के प्रदर्शन में वृद्धि करता है। एक धावक ने कैफीन के उपयोग के उपरांत इसके द्वारा निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने में सामान्य अवस्था से 7% कम समय लिया। मेल सेक्स हार्मोन्स, एग्जाम्पल के लिए एंड्रोजन्स के उपयोग से बीचियों का मल मिलता है, मसल पावरफुल हो जाते हैं, जिसके कारण खिलाड़ियों की प्रदर्शन क्षमता में भी निश्चित मात्रा के अनुरूप वृद्धि देखी जा सकती है। परंतु ये जो कंपाउंड्स के अत्यधिक सेवन से बहुत हानिकारक प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे नरों में लीवर डैमेज, शुक्राणुओं की संख्या कम होना, वह उत्पादन नहीं होना, व नर हार्मोन्स के सिक्रीशन में कमी आदि इस श्रेणी के प्रभावों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। फीमेल्स के अंदर नर हार्मोन की क्रियाविधि से बिल्कुल ही अलग है, तो इनके अंदर जो मेल हार्मोन्स हैं, इनका इंजेक्शन अधिक दुष्प्रभाव छोड़ता है। अन्य नशीली औषधियों में एम्फेटामिन व कोकेन प्रमुख हैं। अनुकूल मात्रा में इनका प्रयोग प्राणी की क्षमता में वृद्धि तो करता है, परंतु अत्यधिक सेवन सदैव ही प्रतिकूल प्रभाव छोड़ता है। कई बार तो व्यायाम एक्सरसाइज के समय ऐसी औषधियों एवं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा सिक्रेटेड एपिनेफ्रिन व नोरेपिनेफ्रिन के मध्य इंटरैक्शन के कारण खिलाड़ियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस संपूर्ण क्रिया में प्राणी का जो हार्ट है अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है। इस कारण इन औषधियों व स्टेरॉइड्स का प्रयोग कंपटीशन में वर्जित है। यूएसए में तो लगभग 80 लाख लोगों को आवश्यक रूप से उदास, भय, दुख अथवा पीड़ा की भावना से ग्रसित पाया गया है। यहाँ तक कि इनमें खाने की एवं समूह क्रिया तत्परता भी क्षीण ही पाई गई है। अधिकांश रात्रियाँ इन्हें निद्रा रहित ही बितानी पड़ती हैं। इस प्रकार की उदासी के कारण इनमें नोरेपिनेफ्रिन व सेरोटोनिन सिस्टम द्वारा सिक्रेटेड कंपाउंड्स में अवरोध का उत्पन्न हुआ है, जो नशीली औषधियों के सेवन से प्रकट होते हैं। एस्पिरिन एक ऐसी नशीली औषधि है जो उपरोक्त क्रिया को प्रेरित करती है, परंतु कुछ ऐसे अन्य तत्व जैसे मोनोअमीन ऑक्सीडेज व ट्राइथाइल एंटीडिप्रेसेंट नर्व एंडिंग्स पर नोरेपिनेफ्रिन व सेरोटोनिन के सिक्रीशन में वृद्धि करते हैं, जिसके कारण प्राणी उदासी के वातावरण के माहौल से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार लिथियम युक्त कंपाउंड्स का प्रयोग भी एक प्रकार से मानसिक रोगियों में उपचार में इन्हें तनाव रहित करने हेतु सफलतापूर्वक किया गया है। डोपा व अन्य एंटीकोलिनर्जिक कंपाउंड्स द्वारा रोगियों में पार्किंसंस डिजीज का उपचार किया जाता है। ये ठीक है, परंतु उपरोक्त प्रकार की नशीली दवाएं एवं स्टेरॉइड्स कुछ समय के लिए उदासी को समाप्त कर स्फूर्ति लाते हैं। सेवन करने वाला व्यक्ति एक नई कल्पनाओं की दुनिया में विचरण करता है, सुहावने सपने देखता है, अजीबोगरीब कल्पनाएं करता है एवं कुछ समय के लिए कष्ट या दुखों से मुक्ति पा जाता है।
किंतु फिर इनका सेवन बगैर रह नहीं पाता था, इसकी आदत पड़ जाती है। इनके दूरगामी परिणाम विपरीत प्रकृति के होते हैं। ये मस्तिष्क व पेशियों पर हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। धीरे धीरे सेवन करता बिस्तर पकड़ लेता है, वह समय से पूर्व ही काल का ग्रास बन जाता है। यद्यपि इनका प्रयोग विकसित देशों में पड़ा है, जो कि तस्करी द्वारा फैलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन्हें सख्ती के साथ रोका जा सके व मनुष्यों को अकाल मृत्यु से बचाया जा सके। अब मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार पूर्व अध्ययन नवीनतम तकनीकों जैसे CAT स्कैनिंग, जिसको कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी कहते हैं, और या फिर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस द्वारा सफलतापूर्ण किया जाता है। नेक्स्ट टेक्निक है फोकल एंड स्कैन सैंपलिंग टेक्निक। मस्तिष्क ब्रेन के विभिन्न केंद्रों के ज्ञान हो जाने के पश्चात जंतु के अध्ययन हेतु सामान्य अवस्था में एवं स्टिमुलेट दिए जाने के कारण परिवर्तित प्रदर्शित व्यवहार की अवस्था में मस्तिष्क के विभिन्न नाभिक क्षेत्रों का अध्ययन स्कैनिंग द्वारा प्रतिचयन विधि से क्रमवीक्षण मशीन स्कैनिंग मशीन पर किया जाता है। ये तकनीक अत्यधिक नवीन एवं रिफाइंड है, जिसमें लगातार हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन इजीली किया जा सकता है। फोकल तकनीक के अंतर्गत निश्चित व्यवहार के अध्ययन हेतु समूह के प्राणियों का नियत क्रम एवं समय सारणी के अनुसार सर्वे कर जानकारी एकत्रित की जाती है। इस अध्ययन की विशिष्टता यही है कि इसके द्वारा प्राणी समूहों में पूरे दिन में जंतुओं द्वारा सारा व्यवहार के अध्ययन प्रदर्शन हेतु बिताए गए समय एवं इसके प्रतिशत का पूरा ज्ञान एकत्रित किया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक जंतुओं का अध्ययन कर आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। उपरोक्त अध्ययन हेतु प्राणी की विशिष्ट अनुक्रियाओं का चयन, पर्यावलोकन हेतु उचित समय व स्थान का आकलन व निश्चित समूह के अधिकाधिक सदस्यों का पूर्व से ही चयनित अनुक्रियाओं का लेखा जोखा इत्यादि तथ्यों का ध्यान में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट आता है कि इसकी एडाप्टिव सिग्निफिकेंस के इस विधि के अंतर्गत उन व्यवहारों की इसकी भी कितने सार्थक हैं अध्ययन किया जाता है, जो प्राणी के वातावरण में अनुकूलित या एडाप्टिव होने एवं इसके प्रजनन एवं उत्तरजीविता में योगदान प्रदान कर देते हैं। व्यवहार के इवोल्यूशन के अध्ययन से इस प्रकार के व्यवहार के अध्ययन हेतु विभिन्न प्राणियों के व्यवहार की कंपैरेटिव एनालिसिस की जाती है। इस प्रकार का अध्ययन एक ही जाति के विभिन्न प्राणियों के मध्य किया जाता है। ऑर्डर, क्लास व फाइलम के स्तरों पर भी ये एनालिसिस की जाती है। लास्ट आता है एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर के अध्ययन से। इस प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त खुले वास स्थानों पर भी संभव है। खुले मैदानी क्षेत्रों को उप क्षेत्रों में विभक्त करने के उपरांत इन स्थानों पर विचरण करने वाले प्राणियों को नियत अंतराल के उपरांत आचरण का अध्ययन किया जाता है और इस प्रकार इनके एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर की उचित व्याख्या की जाती है। चूहों के इस ऐसे व्यवहार का अध्ययन शिल्टन के टनल बोर्ड से में किया जाता है। इसी प्रकार बॉयजर एंड सीमन के स्केयर बोर्ड का भी प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण में 16 गड्ढे बराबर दूरी पर बनाए जाते हैं। चूहों को इन गड्ढे युक्त बोर्ड पर छोड़ दिया जाता है। चूहे इन गड्ढों का अन्वेषण करते हैं, परंतु इनके भीतर कभी गिरते नहीं हैं। नियत समय में चूहों के द्वारा अन्वेषण किए गड्ढों की संख्या के आधार पर इनके व्यवहार को समझा जाता है। इसी प्रकार लैंगिक, उग्र एवं आपसी झगड़ों संबंधित व्यवहारों के अध्ययन की भी अनेक विधियां ज्ञात हैं, जो हमें इस संदर्भ में समुचित ज्ञान उपलब्ध कराती हैं। सर्काडियन रिदम, लर्निंग, कम्युनिकेशन से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन भी अत्यधिक रुचिकर सिद्ध हुआ है एवं इनका ज्ञान हमें प्राणी व्यवहारों
एवं इनके निहित विविधताओं को समझाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये थी सारी विधियां जिसके द्वारा बिहेवियर का हम स्टडी करते हैं। थैंक्स।